क्या उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई सुगबुगाहट है? क्या आने वाले वक्त में जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है? इसकी चर्चा है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानिए कि मोहन भागवत संघ प्रमुख लखनऊ आ रहे हैं और संघ प्रमुख के आने के पहले बीजेपी और संघ की आपस की समन्वय बैठक होने वाली है। तो 2024 के लिए कौन सा एजेंडा सेट हो रहा है, हम ये भी समझेंगे। ये भी देखिए कि सनातन पर एक शानदार ट्वीट करने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश में कहां विरोध हो रहा है और काले झंडे उन्हें क्यों दिखाए गए, और साथ साथ अंबेडकर नगर में जिस छात्रा की मौत हुई है छेड़खानी के बाद, उसके बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या हुआ है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा लगातार सियासी लोगों के बीच में है। ये बीजेपी के सियासी गलियारों में भी है, पार्टी दफ्तरों में भी है। लेकिन क्या सचमुच कोई मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है? सीधे तौर पर तुरंत इसे कहना कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, यह कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलना, उसके पहले दारा सिंह चौहान का दिल्ली दरबार में लगातार हाजिरी लगाना, ओम प्रकाश राजभर का ये दावा करना कि वो हर हाल में मंत्री बनेंगे। हालांकि एक अलग चीज है, एक अलहदा चीज है। इसके अलावा दिनेश शर्मा जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उनका आज संसद में राज्यसभा में सांसद के रूप में शपथ ले लेना, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे ही घोसी चुनाव खत्म हुआ, चर्चा थी कि उसके तुरंत बाद एक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन घोसी के झटके के बाद यह विस्तार की चर्चा रुक सी गई। लेकिन जैसे ही घोसी चुनाव खत्म हुआ, उसके कुछ दिनों के अंदर ही दारा सिंह चौहान दिल्ली दफ्तर में देखे गए। उन्होंने वहां कौन सी बात रखी? दारा सिंह चौहान जब बीजेपी में आए या लाए गए तो उनसे कमिटमेंट क्या किया गया था? माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का कमिटमेंट उनके साथ था। दूसरी तरफ 2 दिन पहले, हालांकि ये कर्टसी मुलाकात है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आनंदीबेन पटेल से एक मुलाकात हुई और इसे भी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ा जा रहा है। और साथ साथ अगर देखें तो दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री थे योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया है। यानी कि अब कोई ऐसी बात नहीं रही कि कोई एक ऐसा सदस्य सदन में बैठा हो जो डिप्टी सीएम से नीचे नहीं जा सकता, उसे भी राज्यसभा भेज दिया गया। माना यह जा रहा है कि जैसे ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश अपने बड़े कार्यक्रमों से फ्री होंगे, वैसे ही लखनऊ में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा यह है कि इसमें बेशक ओम प्रकाश राजभर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दारा सिंह चौहान को लाने के पहले कमिटमेंट किया गया था, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी चेहरे भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इस मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई करीबी इस मंत्रिमंडल में नहीं है। ऐसे में अगर विस्तार होता है तो मुख्यमंत्री के मन का मंत्रिमंडल हो, उनकी इच्छा का मंत्रिमंडल हो, इसका भी ध्यान जरूर रखा जाएगा। ये जरूर है कि केंद्र या फिर संगठन जिसे चाहता है उसे मंत्री बनाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की भी चलेगी और उनके ऐसे लोग जो उनके ट्रस्टेड लोग हैं, उन्हें भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो ये जो तमाम डॉट्स हैं, अगर आप इसे जोड़ें या इन तमाम घटनाक्रमों को आप देखें, तो ये दिखाता है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन जल्द का मतलब कब,
ये कहना मुश्किल है। क्या आने वाले हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन, कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में फिलहाल सटीक जानकारी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली दरबार को होगी। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा अब धीरे धीरे फिर से जोर पकड़ने लगी। अब अगली खबर। अगले कुछ दिनों तक लखनऊ में संघ प्रमुख का डेरा रहेगा। मोहन भागवत 22 से लेकर 24 सितंबर तक लखनऊ में मौजूद रहेंगे और इस दौरान न सिर्फ अवध क्षेत्र के संघ के कार्यकर्ताओं और प्रचारकों के साथ उनकी अलग अलग बैठकें होंगी, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के बीच के समन्वय की जानकारी भी उन्हें दी जाएगी। दरअसल आरएसएस लगातार कोशिश ये कर रहा है कि उसकी पहुंच दलितों तक ज्यादा हो। वो दलित आउटरीच के लिए मलिन बस्तियों में आरएसएस अपनी शाखाएं, अपनी पहुंच को लेकर बढ़ रहा है। सिर्फ मलिन बस्ती नहीं, बल्कि घुमंतु जातियां जैसे नट बिरादरी और साथ साथ बंटांगिया जैसे जो आदिवासी हैं, उसके बीच भी आरएसएस अपने प्रचार प्रसार में जुटा है और उसे लगता है कि इन जातियों के बीच, इन बिरादरियों के बीच संघ की आउटरीच, संघ की पहुंच बढ़ानी जरूरी है अगर उनके मुताबिक उन्हें उनका भारत चाहिए। संघ प्रमुख इसे फोकस करके लखनऊ की ये 3 दिनों की बैठक कर रहे हैं, जिसमें दलितों के मुद्दे पर, दलितों तक पहुंच बढ़ाने को लेकर ज्यादा फोकस होगा। लेकिन क्या मोहन भागवत का एकमात्र एजेंडा यही है? नहीं, इसके अलावा ये एजेंडा सियासी भी है। आपको बताएं कि 3 दिनों के उनके प्रवास में यूं तो अयोध्या में राम मंदिर की तिथि लगभग तय होने के बाद उनकी तैयारियों का भी वो जायजा लेंगे, उसके बारे में कैसे उसे आगे तक ले जाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे अहम है 19 और 20 तारीख की होने वाली बीजेपी और संघ की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, यानी कि समन्वय बैठक। वो समन्वय बैठक जिसमें बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के टॉप ब्रास हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो संगठन के हों या सरकार के, वो शामिल होंगे और साथ साथ मोहन भागवत के आने के पहले संघ के वो बड़े नेता जो बीजेपी से लगातार संपर्क में होते हैं, जिनके जरिए विचारों का आदान प्रदान, मुद्दे और साथ साथ कमजोरियों की चर्चा की जाती है। तो 19 और 20 तारीख को लखनऊ में एक समन्वय बैठक होगी। कहा यह जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा जो संगठन महामंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री, ये इन सभी लोगों की इस समन्वय समिति के साथ मुलाकात होगी। हालांकि अलग अलग मुलाकातें हो सकती हैं, एक साथ भी मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन ये इसलिए अहम होगा क्योंकि 2024 को लेकर जो बीजेपी की तैयारी है उस पर संघ की मुहर लगेगी कि और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को उठाया जा सकता है, कैसे बीजेपी 2024 की अपनी नैया पार लगाएगी और उसमें संघ के जो कार्यकर्ता हैं, संघ के जो ऑफिस बियरर्स हैं या जो आरएसएस किस तरीके से बीजेपी को इसमें अपनी मदद दे सकता है। इसके अलावा बीजेपी और आरएसएस की इस समन्वय बैठक में संघ की तरफ से बीजेपी को दिए जाने वाले इनपुट या जो जिसे कहते हैं टिप्स, ये तमाम चीजें शामिल होंगी कि 24 के लिए संघ बीजेपी से उत्तर प्रदेश में क्या चाहता है। इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बाद, यानी कि 19 और 20 तारीख की जब मीटिंग हो जाएगी तो 22 तारीख को मोहन भागवत संघ प्रमुख पहुंचेंगे। 22, 23 और 24 को होंगे। अलग अलग कार्यक्रम है और इसमें तमाम तरीके से उन्हें ब्रीफिंग होगी। कहा यह जा रहा है कि यह संघ का रूटीन कार्यक्रम है। संघ प्रमुख का प्रवास पहले से तय होता है, लेकिन 24 के पहले जिस तरीके से लखनऊ में संघ अपना डेरा जमाने जा रहा है, यह निश्चित तौर पर 24 की तैयारी है। इसे कह सकते हैं, इसे हम मान सकते हैं कि 2024 को लेकर के संघ और बीजेपी किस तरीके से चुनाव में उतरेंगे, इसकी एक रूपरेखा इस दौरान खिंच जाएगी। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य को आज हरदोई में काले झंडे दिखाए गए। हिंदुवादी संगठन ने आज उनका विरोध करना शुरू किया। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला शहर में घुसा, हिंदुवादी संगठनों के तकरीबन 50 से 100 लोग जमा हो गए। हाथों में उनके काले झंडे थे
और एक चौक पर खड़े होकर इन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को न सिर्फ काले झंडे दिखाए बल्कि उनके खिलाफ खूब नारेबाजी। आप इन तस्वीरों को देखिए, इसके बाद हम बताते हैं कि सनातन को लेकर आखिर अभी भी क्यों नाराज हैं ये संगठन। दरअसल सनातन को लेकर, सनातन धर्म पर टिप्पणी करने को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी। स्टालिन के बेटे ने इस मामले की शुरुआत की थी। उसके बाद डीएमके के कई नेताओं और मंत्रियों ने जो टिप्पणी की, उसके बाद अचानक ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी सुर्खियों में आ गए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर पहले ही कई बार टिप्पणी कर चुके थे। सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, रामचरितमानस पर उनका अटैक तो सबसे ज्यादा चर्चा में था, सुर्खियों में था। लेकिन जैसे ही सनातन धर्म पर हमले को लेकर के यह मुद्दा बड़ा बना, वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिससे ये लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं वापस बदलने तो नहीं लगे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था और सनातन धर्म को उन्होंने एक बेहद ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। आप इस ट्वीट को देखिए। जब आप इस ट्वीट को पढ़ेंगे, इस ट्वीट को समझेंगे, तो आपको लगेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस सनातन की कभी बुराई की थी, आज वो किस तरीके से वो इस सनातन की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हिंदुवादी संगठन उनके इस ट्वीट के बावजूद नाराज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रामचरितमानस और सनातन धर्म पर सबसे पहला अटैक स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुरू किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी का कह लें या तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें इस मामले पर अकेला छोड़ दिया, या उन्हें कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। इस वजह से वो अब सनातन को लेकर एक अलग तरह की व्याख्या कर रहे हैं, जिससे सनातनी नाराज नहीं हो सकते। हालांकि आज जो दृश्य दिखा वो दिख रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध अभी भी जारी है। अब अगली खबर। अम्बेडकर नगर के मामले में अम्बेडकर नगर पुलिस ने कार्रवाई की। हम बात उस स्कूल जाती छात्रा की कर रहे हैं जिसके दुपट्टे को शोहदों ने साइकिल पर चलते हुए मोटरसाइकिल से खींचा था और जिससे वो छात्रा लड़खड़ा कर गिरी थी और पीछे से आती हुई बाइक ने उसे टक्कर मारा और उसकी मौत हो गई। तीनों शोहदे पुलिस की हिरासत में थे, भागने की कोशिश की। उसके बाद 2 को पैरों में गोली लगी और 1 का पांव भागते वक्त टूट गया। ये तो घटना के बाद सरकार का या प्रशासन का रिएक्शन था। लेकिन सवाल ये जरूर उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि अगर ऐसी घटनाएं जब तक बड़ी न हो जाएं तब तक क्या वो रिपोर्ट नहीं होती। इस घटना के बारे में कहा गया कि उस लड़की के परिवार ने पुलिस को पहले ही इन शोहदों को लेकर सूचना दी थी कि स्कूल आते जाते लड़के छेड़ते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सवाल ये उठा कि फिर योगी सरकार का जो रोमियो स्क्वाड है वो क्या कर रहा है। हर थाने में सरकार का दावा है कि उन्होंने एक रोमियो स्क्वाड बना रखा है। हालांकि उनकी वेशभूषा अलग नहीं होती, लेकिन वो पुलिस के बीच में ही एक उनका स्क्वाड है जो काम करता है। जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद इलाके के जो थाना इंचार्ज हैं उन्हें प्रशासन ने, उन्हें पुलिस विभाग ने, उन्हें सरकार ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन चर्चा ये हो रही थी कि अगर क्या वो लड़की नहीं मरती या उस लड़की के साथ ये हादसा नहीं होता तो क्या ये घटना रिपोर्ट होती। आखिर कर क्या रहा था वहां का रोमियो स्क्वाड। इसे देखते ही अब 5 लोगों को जो कि रोमियो स्क्वाड में शामिल थे उन सभी को निलंबित कर दिया गया। कुल मिलाकर के ये ऐसी खबर है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को इस वक्त हिला करके रख दिया है और अब लोगों को कार्रवाइयों का भी इंतजार है जो धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी।